हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का निपटारा करने वाले हैं। भाई ये तो पहले मतलब कुछ टाइम पहले ही आ गया है, लेकिन हम बड़ा ही कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? क्योंकि भैया उसका कुछ कारण है। कारण ये है कि ये जो पेपर है ना, ये आपका पिछले ईयर भी यही था। बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा। सन यहां पे 2023 से 24 हटाकर 24 से 25 चिपका दिया, बस वही का वही पूरा पेपर ही है। तो भैया इतना साल इंतजार, मतलब इतने टाइम तक इंतजार करना पड़ा और वही पेपर फिर से चिपका दिया। कोई बात नहीं, तो भैया बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो भैया कुछ ना कुछ सोचकर ही जारी किया गया होगा कि क्या कुछ बदलें, फिर से वही दे देते हैं, पेपर तो वैसे ही रहने वाला है। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से हम इस पेपर का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसा हमारा पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, और इससे आपको भी एक आइडिया लग जाएगा भाई कि जो हम वन शॉट ला रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको बायोलॉजी में एकदम अच्छे नंबरों से पास हम करवाएंगे। अभी तो वन शॉट चल रहा है, बस ये खत्म हो जाए, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन का निपटारा हम करके छोड़ेंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया बिना किसी देरी के। चलिए बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए कि ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 करके दिया गया है। ठीक है, 2024-25 यानी भैया ये आपका लेटेस्ट है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल है। ठीक है, बायोलॉजी का कक्षा 12, पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे बबुआ। समय ये दे दिया है कि 3 घंटे 15 मिनट। बेसिक से इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा भैया। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है बबुआ, आगे सभी प्रश्न अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, सब करना होगा आपको। और आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्र मतलब रेखा चित्रों के द्वारा करना, जहां जैसी जरूरत हो। अगर जरूरत पड़ती है तो फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट है कि सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे ये दिया गया है ना कि ये वाला 1 नंबर का है, तो वही सामने दे दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अब पेपर शुरू करते हैं। तो भैया पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा रसगुल्लों, बहुविकल्पी होगा। और पहला प्रश्न भैया ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा बबुआ। ये दे दिया है, तो भैया हम क्या करेंगे। पहला दिया है, पहले का कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग है, कह रहा है कि जो नर जनन अंग को दर्शाता है। विकल्प आपके हैं पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी, चौथा है परागकण। तो बच्चों ये नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुमंग। ठीक है, पुमंग कौन करता है? पुमंग, ये नर का करता है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। जायांग की बात कर ले भैया, तो ये मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र, तो ये मादा जनन तंत्र का, ठीक, मादा जनन अंग या तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण है होता है, ठीक, पहला विकल्प मां के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा है अंडाणु के माप से, तीसरा है बबुआ शुक्राणु के माप से, चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पिता के लिंग गुणसूत्र से, क्योंकि भैया पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। कैसे? देखिए, हमको मालूम है, अगर हम मेल फीमेल में देखें, मेल फीमेल में समझिए थोड़ी देर, इसमें दोनों गुणसूत्र एक्स और वाई अलग अलग होते हैं, इनमें दोनों समान होते हैं। ठीक है, हम यूं कह लें कि जो पुरुष का, ध्यान देना, पुरुष का जब एक्स रहे और इसमें का एक्स मिल जाता है तो एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहां पर अगर ये फीमेल का एक्स रहे और ये पुरुष वाला वाई रहे तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है,
तो यूं कह सकते हैं कि दोनों, भाई स्त्री में तो दोनों समान है, एक्स ही हैं। जब इसका एक्स और यहां से एक्स मिल रहा है तो भाई ये एक्स एक्स यानी ये लड़की का जन्म हो जाएगा और यहाँ लड़के का। बट अगर देखें तो जो लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं वो एक्स और वाई ही तो हैं, क्योंकि इनमें तो दोनों समान है। जब इसका एक्स यहां से एक्स से मिलेगा लड़की का जन्म, जब इसका वाई यहां के एक्स से मिलेगा तो लड़के का जन्म। तो यूं कह सकते हैं कि पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं बबुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं हिंदी में, या जीनी इंजीनियरिंग कहते हैं हिंदी में ही। ठीक, कह रहा है इसका उपयोग होता है, कहां होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, पहला विकल्प। दूसरा है बच्चों कृषि के क्षेत्र में, तीसरा है भैया इन दोनों में, और चौथा है नन ऑफ दिस, बोले तो किसी में नहीं। तो याद रखना बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अर्थात दोनों में होता है। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है घा वाला कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल, जिसको हिंदी में या अंग्रेजी में हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है, हॉट स्पॉट। तो भैया कह रहा है कि तप्त स्थल भारत के कौन से हैं? विकल्प है अरावली पर्वत, या फिर इंडो गंगेटिक मैदान, या फिर पश्चिमी घाट, या फिर पूर्वी घाट। तो भैया पश्चिमी घाट है ये इंडिया का, ठीक है, भारत में। समझ में आ गया, भारत का हॉट स्पॉट है। ठीक, चलिए ये तो आपका बहुविकल्पी हो जाएंगे इस तरह से आपके। ठीक है, 4 प्रश्न। अब उसके बाद भैया ध्यान से समझना बच्चों, अब आपका अति लघुत्तरी प्रश्न हो जाएगा। 1 मिनट, क्या है भाई, इसको थोड़ा इधर खिसकाते हैं। देखिए, हाँ अब देखिए कि दूसरा क्या है, अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी के सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले होंगे, ध्यान से देखिए। इसके भी सारे प्रश्न 1-1 नंबर वाले। कितने क्वेश्चन होंगे? 1 2 3 4 5। तो भैया 5 ये हो गए। ठीक, तो ये एकदम आसान होते हैं। पहला प्रश्न, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? चलिए समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए भैया हम सब का बता देते हैं। हमने आपको बताया था वन शॉट में भी रोगों के बारे में। तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, यानी जो गुणसूत्री विकार के कारण, यानी गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न रोग, तो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। दूसरा बताया था टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और तीसरा बताया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद करो वो दिन, याद आया? कुछ याद आया? दिमाग पर जोर डालो। तो भैया इसमें बताया था ये जो डाउन सिंड्रोम है इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। बताया था कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 कह लें, या फिर 2n+1 कह लें, चाहे जैसे लिखें, हो जाती है। या फिर इसी को ऐसे भैया 44 प्लस यहाँ पे x, आपका जैसे x रहेगा तो एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र इसमें आ जाता है। ठीक है, तो चाहे हम 2n+1 कर दें या 47। और ये कभी कभार पूछ लेता है किस गुणसूत्र में, तो यहां पे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, याद रखना 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, अर्थात गुणसूत्र 45 हो जाए, या फिर कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या 2n-1, या इसी को ऐसे करके 44 + x रहेगा, एक यहां गायब हो जाएगा, ये रिक्त को बताता है। ठीक, XO के रूप में ऐसे। तो ये हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। ये एकाधी सूत्रता है, एकाधी यानी एक अधिक होगा, ये एकल सूत्रता है, इसमें एक कम होगा। और क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्र की संख्या इसमें भी बबुआ 47 भी हो सकती है, 48 भी, 49 भी, यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या जैसे 44 + XX है तो एक x आ जाएगा एक्स्ट्रा, या फिर ऐसे हो जाएगा 44 प्लस भैया ये x आपका रहेगा, x रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपका y, यानी इसमें जो एक एक्स्ट्रा आता है ये मान के चलो कि एक x गुणसूत्र आपका अधिक हो जाता है, यानी एक लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है, वो भी x वाला। इसीलिए इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें महिलाओं वाले लक्षण आ जाते हैं, मतलब स्तन का विकास हो जाएगा।
त्वचा एकदम ऑयली हो जाएगी, शरीर पर बाल नहीं उगेंगे। तो ये सारे लक्षण क्या होते हैं, महिलाओं वाले आ जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो भाई पूछा किसमें था, टर्नर में पूछा था, क्लाइन में। हमने 3 के बता दिए, ठीक है, याद रखना बबुआ। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। 1 मिनट, क्या हो रहा है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है, कह रहा कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। आपको पता हो शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन में बताया है कि समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भैया, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है कि परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, तो परागकण में क्या होती है, द्विगुणित होती है, तो 2x कर सकते हैं या फिर इसी को हम 2n लिख सकते हैं, ठीक है, ये होता है। अगला कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो भैया तोड़ना मोड़ना क्या है, तोड़ना या फिर कह ले काटना, किसका काम है, कुछ पता है, बिल्कुल अच्छे से समझाया है, याद रखना। तो भैया तोड़ने का काम या काटने का काम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है। 1 शॉट में आपका हम बताए हैं, याद करो, जो क्या कहते हैं भाई वंशागत वाला चैप्टर में, ठीक है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ये क्या करता है, काटने का काम। इसी को मॉलिक्यूलर सीजर या फिर आणविक कैंची कहते हैं, याद आया कुछ, आणविक कैंची कहा जाता है इसी को, ठीक है, इसी को आणविक कैंची कहा जाता है। ये तो काटने का काम है। अब उसके बाद जोड़ने का काम कौन करता है, अगर हम कहा भाई काटना ये है, जोड़ना कौन है, यानी जोड़ने का काम कौन करता है, तो लाइगेज एंजाइम। कौन सा, लाइगेज एंजाइम, याद आया। तो लाइगेज एंजाइम का काम है जोड़ना, तोड़ने जोड़ने का काम कौन करता है, हो गया, है ना। अगला है भैया, कह रहा है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। तो भैया इसमें जो पिरामिड होता है वो किस प्रकार का होता है, सीधा पिरामिड बनता है, एक सीधा वाला पिरामिड, ठीक है। ये आपका एकदम से लास्ट वाला चैप्टर है, जब वहां पहुंचेंगे यानी सेकेंड लास्ट, ठीक, ऐसे बनता है भैया। इसमें इस तरह से पिरामिड एकदम सीधा वाला पिरामिड बनता है, ठीक है। किस प्रकार का पूछा था, बस हो गया सीधा पिरामिड, ठीक। चलिए तो ये भैया आपका हो जाएगा बच्चों क्या, अति लघु उत्तरी। अब भैया आपका आ जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न सारे 2 नंबर वाले होंगे, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाले होंगे, याद रखना, ठीक है भैया। तीसरे का यहां पे लघु उत्तरी ये पहला है, ठीक। अब यहां पे पहला प्रश्न देखते हैं कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए बबुआ, पक्षी में लिंग निर्धारण की बात करें तो पक्षियों में भाई नर और मादा समझ लेते हैं। देखिए भाई हमने आपको बताया भी था कि भाई जो इसमें लिंग निर्धारण में या तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पूछेगा या तो भैया मनुष्य में, बट कभी कभार पक्षी में, उस टाइम भी 1 शॉट में भी बताया था। अब पक्षियों में कैसे होता है, तो पक्षियों में जो गुणसूत्र होता है दोनों जेड टाइप के होते हैं, इसमें ZW होता है, ठीक है, यानी नर के दोनों इसमें समान होते हैं। भाई इसमें तो दोनों हमने बताया ना कि ये जेड ही रहेगा, और इसमें क्या होता है, एक जेड है तो दूसरा W है, ठीक। जब भैया याद रखना, जब इसका जेड और यहां के इसके जेड से मिलेगा तो जेड, अब इस वाले का जेड और इस वाले के W से मिलेगा तो जेड और W, ठीक। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, जेड रहेगा तो ये नर पक्षी का जन्म होगा, और ये हो जाएगा तो मादा पक्षी का जन्म होगा, ठीक है। तो बस लिख सकते हैं आप इसको, वही डिटेल्स में लिखेंगे कि जो पक्षियों में लिंग का निर्धारण, ठीक है, क्या होता है। इस पक्षियों में अगर हम बात कर लें, नर में जेड यानी दोनों समान होते हैं गुणसूत्र, इसमें ZW टाइप का होता है मादा में, और जब पक्षी नर पक्षी का जेड मादा के जेड से मिलता है तो जेड अर्थात नर पक्षी का जन्म होता है, और जब नर का भाई जेड और मादा के W से मिलता है ZW टाइप के गुणसूत्र बनेगा, तो पक्षी में कौन, मादा पक्षी का जन्म होगा। बस हो गया ना, है ना आसान, ठीक है। चलिए बबुआ आगे चलते हैं ना रसगुल्लों। आगे देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का क्या करना है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। देखिए चित्र वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे यहां पे 2 नंबर का तो ये फिक्स है,
हर पेपर में। और बाकी जो 5 नंबर में सचित्र वर्णन करेगा वहां पे भी भैया 5 नंबर में 3 नंबर का लिखने वाला है तो 2 नंबर फिगर का मिलता है। तो मान के चलिए हर पेपर में मिनिमम एकदम गिरी हालत में 5 से 6 नंबर का या 7 नंबर का तो आपका चित्र वाला ही टॉपिक देकर जाता है। तो बच्चों जो हमने फिगर बनाया था डीएनए की स्ट्रक्चर का, आपको डीएनए की द्विकुंडलित वाटसन और क्रिक सिद्धांत इस तरह से जो समझाया था वही फिगर बनाना है कि इसके बीच में नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं, इसके बीच का 20 एंगस्ट्रॉम होता है व्यास। उसके बाद अगर हम इस तरह से देखें तो 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, दूरी होता है। बाकी ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यही आपको यानी पूरा का पूरा सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रतिरक्षा क्या है। देखिए प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी होती है, अंग्रेजी वर्ड में इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का मतलब बोलते हैं ना इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। तो भैया शरीर द्वारा क्या है, शरीर द्वारा बाह्य कारकों या रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती, ठीक है। प्रतिरक्षा में एक सहज प्रतिरक्षा, एक उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर भी होता है, तो उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, केवल प्रतिरक्षा पूछा है। अगला है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, चलिए बताते हैं। देखिए भैया ये सारी चीजें अगर बात कर ले तो ये आपका अगर देखें तो ये 9वां जो 10वां चैप्टर है वहां से है, बट डोंट वरी हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो पूरा बताएंगे। अब देखिए जैसे क्या कह रहा है कि यहां पर आर्किड और आम के बीच में, आर्किड और आम, अब आर्किड आप कहेंगे क्या है, देखिए आर्किड एक पौधा है, आम भी पेड़ ही है। तो आर्किड के भाई आर्किड जो पौधा है वो आम के शाखा पर उगता है। आपने देखा जिसको बाना अपने भाई बोलते हैं बहुत जगह, कहीं कहीं बांदा कहते हैं, कहीं कहीं और कुछ नाम से जानते हैं। तो देखा होगा ये अमरूद के पेड़ पे भी जनरली दिखाई पड़ जाता है और आम के पेड़ पर ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो यहां इसकी जड़ें वायवीय होती हैं, लेकिन इसको आधार आम के पेड़ पर ही मिला है क्योंकि आम के पेड़ की शाखा से ही उगा है। तो इसमें अगर हम बात कर लें तो कौन सा कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सी पारस्परिक क्रिया है, तो वो पारस्परिक क्रिया है बच्चों क्या है भैया, सहभोजिता। क्या, सहभोजिता, सहभोजिता। अब सहभोजिता क्या कहलाती है, सहभोजिता होता क्या है, तो सहभोजिता एक भाई 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे जीव को तो भैया ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तो ऐसे संबंध को भैया कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। याद रखना ये क्या हो जाएगा, सहभोजिता, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि भैया आम के पेड़ पर जैसे आर्किड उगा है तो इसमें आर्किड को तो लाभ है क्योंकि वो तो उसी पर टिका हुआ है, लेकिन आम को ना तो कोई लाभ है ना इससे कोई हानि है। तो ये इनके बीच जो संबंध कहलाता है उसको सहभोजिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखित निरूपण करना है, यानी पूरा जो जीवन चक्र होता है पर्यावरण का, ठीक है, वही पूरा आपको समझाना है, ठीक। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों आपका जो लघु उत्तरी सेकंड पार्ट होगा, अब यहां से चौथा पांचवा जो छठवा होंगे, याद रखना ये आपका जो चौथा पांचवा छठवा होगा भैया ये सारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। देखते जाना, सबसे ज्यादा आपके बायोलॉजी में 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन मिलेगा, गिनिएगा भी कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले इसमें 4 वही चौथे में कितना 1 2 3 4 है, इसी तरह पांचवें में भी 4 है, छठवें में भी 4, यानी 12 नंबर के तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही आएंगे, यानी 12 क्वेश्चन, 12 यही 36 नंबर के, यानी 70 में 36 नंबर के तो यही 3 नंबर वाले रहेंगे। देखिए पहला है कि भैया लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर लिखना है, 3 नंबर का। तो भाई देखिए लघु बीजाणुधानी में बात कर लें तो यहां पे पराग कोश बनता है, पराग कण, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, पराग कण। अब उसके बाद गुरु बीजाणुधानी तो यहां पर भ्रूण कोश,
और लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है, बट गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। लघु बीजाणु धानी में एक मातृ कोशिका से 4 पराग कोशिकाओं का निर्माण होता है, बट अगर बात कर लें गुरु बीजाणु धानी में तो एक कोशिका से एक भ्रूण कोश मतलब भ्रूण कोश का ही निर्माण होगा। समझ में आ गया? बस अंतर हो गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक, यह आपको बताना है। कह रहा कि हमारे समाज में लड़की पैदा होने का दोष महिलाओं को ही दिया जाता है, और कह रहा है कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए भैया, महिलाओं को दोषी मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके अकेले से कुछ थोड़ी ना होता है, उनके अकेले से कुछ नहीं। अभी हमने बताया ना कि भाई जब 44 + XX गुणसूत्र मिलेगा तब जाकर के लड़की का जन्म होता है, और जब क्या होता है कि जब 44 + XY होता है, 44 + X और Y, तो जाकर के लड़के का जन्म होता है। इसका लड़का का। ठीक है, अगर देखें तो भैया ये तो X आपका रहेगा ही, लड़की वाला मतलब मादा वाला, ये भी X वाला रहेगा। इसमें जो X है ये नर वाले का है, इसमें भी जो Y है ये नर वाले का है। तो कहीं ना कहीं लड़का व लड़की पैदा होने का अहम रोल क्या है? नर का ये लिंग गुणसूत्र है। तो भैया यहां पर भाई महिलाओं को दोषी देना, क्योंकि होता है समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं, घर परिवार में होता है, जब लड़की का जन्म होता है बोलते हैं अरे इनकी कोख ही खराब है, जब देखो बस हमेशा लड़की ही पैदा होती है। ठीक, तो कोख काहे खराब होगी? अरे भाई उनके अकेले से थोड़ी ना होता है, यहां सब कुछ किया धराया तो पिता है, क्योंकि पिता या कह लें हम नर के गुणसूत्र से ही लिंग का निर्धारण होता है। तो यहां पर हम महिलाओं को दोषी क्यों मानेंगे? तो भैया यहां 50-50% वाला काम है ना, अकेले से कुछ थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके वही लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है, आगे देखिएगा बच्चों। आगे कह रहा है कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है। देखिए ये सारी चीजें बताया है, क्या बताने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन तथा क्रिक, ठीक है, को डीएनए प्रतिकृति के कह रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या। यानी डीएनए का वाटसन और क्रिक सिद्धांत आपको समझाना है, सीधा सा बात। ठीक है, अगला है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। ये 5वें का है, इसमें भी सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 ही नंबर वाले हैं बच्चों। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि जो जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के किस प्रकार हमारी सहायता की है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ना कि भाई संक्रामक रोग, भाई इसका क्या है, हम भाई कारण क्या है और इसको नियंत्रित करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, वही चीज। अगला है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, ये बच्चों आपके बात करें तो ये 8वें 9वें 10वें चैप्टर से हैं, इसलिए परेशान मत होना देख करके कि नया नया क्वेश्चन ये दिख रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। भाई संक्रामक असंक्रामक रोगों तक तो पढ़ा है, बट ये सारी चीजें आपको, ठीक है, थोड़ा दिक्कत दे सकती हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना भैया। ठीक, ये सारी चीजें हम 1 शॉट में लाएंगे रसगुल्लों, टेंशन बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैक्यूलो वायरेसिस क्या होता है। ठीक, और देखिए ये तो 5वें का हो गया। अब 6ठे में भी भैया आपका सब 3-3 नंबर वाले, यानी 4-4 नंबर के, चौथे का, 5वें का, 6ठवें का, सब में 4-4 नंबर, यानी 4-4 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले होंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे। 6 का काम निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पीसीआर, पीसीआर क्या है बताया था, पीसीआर पर टिप्पणी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखाया था। पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन या श्रृंखला, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, याद करो वो दिन जिसमें आपको बताया था कि इसमें क्या होता है भैया। सबसे पहले होता है आपका क्या, दीर्घीकरण, फिर उसके बाद विकृतीकरण, तापानुशीलन, ये सारी चीजें बताया है, याद है कि नहीं। जिसमें हाँ इतने टेम्परेचर के लिए इतने समय तक गर्म करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में इतने सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तीसरे में इतने गर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं कि डीएनए की बहुत सारी प्रतिकृतियां तैयार करते हैं। तो पीसीआर में होता क्या, इसमें डीएनए की बहुत सारी प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। अगला की प्रतिबंधन एंजाइम क्या, अभी तो इसको बताया कि भाई प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। तो यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम जिसको भी हमने क्या बताया, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, यानी आणविक कैंची कहते हैं। तो आप लिखेंगे, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, तो लिखेंगे
कि प्रतिबंधन एंजाइम वह एंजाइम होता है जो डीएनए के को विशेष खंडों से या स्थानों से काटता है, ठीक है, और इसे क्या होता है, इसी कार्य के आधार पर आणविक कैंची भी कहा जाता है, ठीक। चलिए भैया, अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का, जैसे जैव प्रौद्योगिकी में जब वहां पहुंचेंगे बीटी फसल, बीटी कपास, गोल्डन राइस, तो वहां बताएंगे, अभी इसके बारे में नहीं सोचना ज्यादा। पारजीनी जंतु क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। पारजीनी, नाम ही पारजीनी, यानी ऐसे जीव जिनके जीन में फेर बदल करके यानी हेर फेर करके कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है जो अपने हिसाब से काम करेगा, तो इससे एक नई नस्ल जो जीवों की तैयार होती है वो पारजीनी जंतु कहलाते हैं। जैसे कागा गाय, मीरा बकरी, डॉली भेड़, ये सब क्या है, पारजीनी जंतुओं के उदाहरण है, ठीक है। जब पहुंचेंगे वहां तक तो बताएंगे, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना। चलिए, जल्द से ही अब बायोलॉजी का वन शॉट निपटेगा, परेशान मत रहो। निम्नलिखित में से भाई अंतर लिखना है कि उत्पादन और अपघटन। उत्पादन यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी ऐसे भाई ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो उत्पादक या उत्पादन में पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आएंगे। अपघटन क्या होता है कि जो क्या जीवों को अपघटित करके यानी उनका अपघटन करके नष्ट करके भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कवक वगैरह, फफूंदी वगैरह हो गया, ठीक, ये सारी चीजें। पर देखो, पार यहाँ पे परजीविता क्या है और सहभोजिता, तो भैया यहाँ पे सहभोजिता तो हमने देख लिया आम और आर्किड वाले में, और परजीविता क्या है कि दो जीवों के बीच अब की बार ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे को हानि हो। जैसे भाई मनुष्य और खटमल के बीच, मनुष्य और खटमल कह लें या मनुष्य और जूं कह लें, तो भैया इसको तो हानि है क्योंकि इसका खून पिया जा रहा है, और लेकिन इसको तो लाभ है क्योंकि ये खून पीने में माहिर है, ठीक है, ये चीज। अगला, अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, केवल अभी हम मॉडल समझ रहे हैं ना, क्योंकि भैया यहां पर तो उतना पूरा व्याख्या होगा नहीं लेकिन इससे एक आइडिया जरूर लग गया होगा अभी तक कि आपने जो कुछ पढ़ा है, ठीक, एक भी बाहर नहीं गया है, जो भी हमने वन शॉट में देखा है, ठीक है। चलिए बबुआ, देखिए दीर्घ उत्तरीय में यानी 7वां, 8वां, 9वां आपका 5-5 नंबर वाला रहेगा। आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि सब में अथवा रहेगा, इसलिए आसान होता है। भाई पहला है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है और शुक्राणु कहां संचित रहते हैं बताना है, ठीक है। तो भैया इसको तो अच्छे से समझाया, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने बताया है इसके पहले भी, एक नर या फिर मादा जनन तंत्र, दोनों में एक श्योर है। अथवा में दिया है कि पुष्पीय पादप में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं, तो भैया ये भी तो बताया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस टाइम भी बताया था जब वन शॉट में बता रहे थे, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अथवा में दिया है कि जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करना है, ठीक। 9वें में आ जाते हैं भैया, आपका 9वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 9वें में दिया है कि पादपों की जाति विविधता जो है जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम क्यों है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। और अथवा में कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति यानी जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण क्या है, तो भैया ये एकदम लास्ट वाले चैप्टर से है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, एकदम लास्ट वाले चैप्टर है, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, ठीक। तो ये आपका हो जाता है बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का। उम्मीद है इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, ठीक है, और आपको इसी के आधार पर तैयारी करनी होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।